गुड मॉर्निंग अगेन। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर थर्ड के इस हिस्से में हम जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है असेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षण या से तत्व भी कहा जाता है। एक कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग हमने डिस्कस कर दिया, उसके वैलिड होने के लिए उसमें जो बेसिक बातें हमने डिस्कस की कि एग्रीमेंट होना चाहिए और वो लॉज के द्वारा या एनफोर्सेबल होना चाहिए और उसमें लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट किए जाने की हमारी इंटेंशन होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ इन दो पॉइंट्स के बेस पर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। एक कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए, वैलिड का मतलब लीगल होने के लिए, लॉ से इन्फोर्स करवाए जाने के लिए उसमें बहुत सारे फीचर्स का होना ज़रूरी है। वो सारे के सारे पॉइंट्स अगर उसमें होंगे, वो सारे कंटेंट अगर उसमें होंगे तो वो वैलिड बनेगा, नहीं तो वो वैलिड नहीं बनेगा। यानी कि तब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं रह पाएगा, वो एग्रीमेंट में वाली स्टेज पर ही रुक जाएगा। हम जिन पॉइंट्स को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो उसके फीचर्स हैं। जो चीज़ यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जितने भी पॉइंट्स अब यहाँ पर हम इसके फीचर्स के रूप में डिस्कस करेंगे वो हमारे अगले चैप्टर्स हैं, पूरे के पूरे चैप्टर्स हैं। तो एक तरह से ये अगले आपके 8 या 7 चैप्टर्स की समरी है। यहाँ हम उन पॉइंट्स का आपको मीनिंग बताएंगे, बेसिक कंटेंट बताएंगे, उसके बाद अगले चैप्टर्स में ये हम पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फीचर एक कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए जो उसमें होना ही होना चाहिए वो है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, प्रस्ताव तथा स्वीकृति। अब तक आप समझ चुके हैं कि एक पार्टी ऑफर करती है, दूसरी पार्टी उसे एक्सेप्ट करती है। ऑफर करने वाला प्रोमाइज़र है, एक्सेप्ट करने वाला प्रोमाइजी है। जब एक ऑफर एक्सेप्ट हो जाती है तो वो एग्रीमेंट बन जाती है। एक एग्रीमेंट में दो प्रॉमिसेस होते हैं, वो उसके कंसीडरेशन के रूप में माने जा सकते हैं, वो उसके रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस होते हैं। तो सबसे पहला फीचर, कम से कम दो पार्टीज़ वहाँ पर होंगी। एक पार्टी ऑफर करेगी जो प्रोमाइजर कहलाएगी, दूसरी पार्टी उसे एक्सेप्ट करेगी जो एक्सेप्टर या प्रोमाइजी कहलाएगी। दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस का कोम्बो पैक। तो सबसे पहला फीचर होना चाहिए ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। एक पार्टी खुद ही अपने आप को ऑफर करे, उसे एक्सेप्ट कर ले, ऐसा होना कभी भी पॉसिबल नहीं होता। तो एक कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए सबसे पहला फीचर है दो पक्षकारों का होना, ऑफ़र करने वाले का और एक्सेप्ट करने वाले का होना ज़रूरी है, जिसमें से हम उन्हें प्रोमाइज़र और प्रोमाइजी कहते हैं। तो पहला फीचर हो गया ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस। दूसरा जो फीचर उसमें होना चाहिए वो भी हमने पहले कवर किया था, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। सेकेंड फीचर है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। दोनों पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते समय ही जानते हैं कि वो एक लीगल सिचुएशन में एंटर कर रहे हैं। उस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करने के बाद उन्हें लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ओन करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा, उन्हें अपनी ड्यूटीज़ पूरी करनी पड़ेंगी। अगर वो नहीं करेंगे तो दूसरी पार्टी उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकती है। तो ऐसी सिचुएशन का होना लीगल ऑब्लिगेशन कहलाता है। दोनों पार्टी की इंटेंशन अगर एक दूसरे के साथ लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने की है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, वो वैलिड होगा, वो लॉ से एनफोर्सेबल होगा, नहीं तो वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीमेंट बन करके रह जाएगा। इससे पहले वाले हिस्से में जब हमने डिस्कस किया था एक स्टेटमेंट को कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, वो इसी पॉइंट को यहाँ पर एक्सप्लेन, यहाँ आप उस पॉइंट को भी ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे अगर हम पिकनिक पे जाने की बात करते हैं, कहीं पिक्चर देखने की बात करते हैं, साथ में डिनर करने की बात करते हैं, ये सारे के सारे जो एग्रीमेंट्स हैं वो लीगल इंटेंशन क्रिएट करने के लिए नहीं होते हैं। इलीगल कामों को करने के लिए किया गया एग्रीमेंट हमारा कभी भी लीगल इंटेंशन क्रिएट करने का हो ही नहीं सकता, लॉ उस बात की परमिशन ही नहीं देता। तो इसलिए एग्रीमेंट अगर हम करते हैं और उसमें हमारी इंटेंशन दूसरी पार्टी के साथ लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने की है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, वो वैलिड होगा, नहीं तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। यहाँ आप मिसेस बेलफॉयर और मिस्टर बेलफॉर्ड के केस को भी एग्जाम्पल के रूप में मेंशन कर सकते हैं, जहां ये बताया गया कि उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट था, वो कॉन्ट्रैक्ट इसलिए नहीं था कि उनकी इंटेंशन लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने की नहीं थी। थर्ड जो इसमें वैलिड होने के लिए फीचर होना चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे, उसे कहा जाता है कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज और कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज, पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता। पक्षकारों का मतलब प्रोमाइजर और प्रोमाइजी, वो लोग जो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं। लॉ में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि दोनों की दोनों पार्टीज़ या जितनी भी पार्टी एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही हैं उनमें कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी होनी
चाहिए। कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी जैसे हम कहते हैं कि उनमें अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए। अब कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी का मतलब क्या है? कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी को सेक्शन 11 में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि दो पार्टीज़ या उससे ज़्यादा पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते समय वो एलिजिबल कब कहलाएंगी? सबसे पहली शर्त है जब वो मेजर हों। मेजर का मतलब वो माइनर नहीं होने चाहिए, उनकी एज 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। सेकेंडली वो साउंड माइंड के होने चाहिए, स्वस्थ मस्तिष्क के होने चाहिए। और थर्ड पॉइंट है कि वो किसी भी स्टेज पर लॉ के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए डिस्क्वालीफाई ना किए गए हों। इसका मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी में 3 शर्तों का पूरा होना ज़रूरी है। वो पर्सन मेजर होने चाहिए, साउंड माइंड के होने चाहिए और लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाइड डिक्लेयर नहीं किए गए होने चाहिए। अब अगर हम इसका रिवर्स एंगल एक्सप्लेन कर दें तो आपको इसका मतलब और डिटेल में समझ आ जाएगा। इसका मतलब अगर कोई ऐसा पर्सन जो मेजर नहीं है तो वो क्या कहलाएगा? माइनर। एक पर्सन जिसने अभी 18 साल तक की एज अटेन नहीं की है वो माइनर है और उसके द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, वो लॉ से इन्फोर्सेबल नहीं होगा। एक पर्सन साउंड माइंड का होना चाहिए। इसका मतलब अगर वो पर्सन अनसाउंड माइंड का है, अनसाउंड माइंड का मतलब लॉ में एक्सप्लेन किया गया है कि वो पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते समय उस कॉन्ट्रैक्ट से होने वाले फ़ायदे या नुकसान को सोचने समझने की क्षमता नहीं रखता है, जिसे हम लुनेटिक पर्सन बोल देते हैं, पागल व्यक्ति बोल देते हैं, दिमागी रूप से कमज़ोर व्यक्ति बोल देते हैं। वो अनसाउंड माइंड का होता है, उसके द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड नहीं माना जाता। अगर किसी स्टेज पर लॉ ने किसी पर्सन को स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया है, जैसे एक इंसॉल्वेंट पर्सन है तो अपनी इंसॉल्वेंसी के समय में वो किसी तरह का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, तो किसी भी पर्सन के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट किए जाने के लिए जब वो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाना चाहता है तो उसे इस शर्त को भी पूरा करना पड़ेगा, जिसे कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज कहा जाता है, कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज कहा जाता है या पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता कहा जाता है। इसका मतलब वो लोग जो मेजर हैं, जो साउंड माइंड के हैं और जो लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाइड डिक्लेयर नहीं किए गए हैं, वो लोग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। ये थर्ड फीचर है। उसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है वो है लॉफुल कंसिडरेशन। पॉइंट 4 जो है फीचर्स के रूप में या एलिमेंट्स के रूप में है वो है लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब हमने बेसिक डेफिनेशन में डिस्कस किया था, हमें हमारे प्रॉमिस के बदले में क्या मिलेगा। हमारे प्रॉमिस की जो मॉनेटरी वैल्यू होती है वो कंसिडरेशन कहलाती है। हम फिर से एक ही एग्जांपल को कंटिन्यू कर रहे हैं कि ए ने बी को ऑफ़र की कि क्या बी उसका मोटरसाइकिल 25,000 रुपये में ख़रीदेगा। बी उसको 25,000 में ख़रीदने के लिए हाँ कर देता है। ए के लिए कंसिडरेशन हो गया 25,000 रुपये, बी के लिए कंसिडरेशन हो गया उसको बाइक मिलेगी। दोनों को अपने अपने प्रॉमिसेस पूरा करने के बदले में जो मिल रहा है समथिंग इन रिटर्न ऑफ समथिंग, वो कंसिडरेशन कहलाता है। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए कंसिडरेशन का होना ज़रूरी है, लेकिन कंसिडरेशन क्या होना चाहिए? दैट शुड बी लॉफुल, वो लीगल होना चाहिए। इलीगल तरीके से किए गए ट्रांजैक्शन, इलीगल कामों को करने के लिए किए गए ट्रांजैक्शंस में लेन देन तो होगा, पैसे भी दिए जाएंगे, काम भी किया जाएगा, लेकिन वो लॉफुल नहीं होता है, वो लीगल नहीं होता है। इस वजह से वो अनलॉफुल कंसिडरेशन कहलाता है या वो इलीगल कंसिडरेशन कहलाता है। इस वजह से उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए उसमें कंसिडरेशन का होना ज़रूरी है और एट द सेम टाइम वो कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए। जब हम लॉफुल की बात करते हैं तो वो लीगल होना चाहिए, वो रियल होना चाहिए और वो स्पेसिफिक होना चाहिए। आप अगर एक प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, प्रोडक्ट की कीमत 25,000 रुपये है और वो आपको कब देगा? जब आप उसे 25,000 रुपये दे देंगे या देने के लिए हाँ कर देते हैं, लेकिन आप कहें कि ये प्रोडक्ट मुझे दे दो, मैं बदले में कुछ ना कुछ दे दूंगा, तो वहाँ ये जो स्टेटमेंट है वो वीग है, वो स्पेसिफिक नहीं है, वो रियल नहीं है, वो एक तरह से इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, तो वो कंसिडरेशन लॉफुल नहीं माना जाएगा। तो एक कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए जो फीचर उसमें होना चाहिए वो है कंसिडरेशन उसमें होना चाहिए, बट दैट मस्ट बी लॉफुल कंसिडरेशन। नेक्स्ट एक और जो कंटेंट एक कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए ज़रूरी है उसे कहा जाता है लॉफुल ऑब्जेक्ट। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को जब आप करते हैं तो उसमें कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ये दोनों टर्म्स हैं जो साइमल्टेनियसली चलती हैं, जो कॉन्करेंट होती हैं, जिन्हें आप कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं। सेलर का ऑब्जेक्टिव प्रोडक्ट को बेचना है, सेलर का ऑब्जेक्टिव प्रोडक्ट को बेचना है, उसके बदले में पैसे प्राप्त करना है। इसका मतलब ऑब्जेक्टिव हो गया सेलिंग और उसके बदले में जो उसे मिल रहा है वो क्या हो गया? कंसिडरेशन। बायर का ऑब्जेक्टिव होता है बाय करना
और उसके बदले में उसे क्या मिलता है, पैसे देने के बदले में उसे प्रोडक्ट मिल जाता है, वो उसके लिए कंसिडरेशन हो गया। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं, कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के पूरा होने के लिए, वैलिड होने के लिए उसमें ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। ऑब्जेक्ट सेलिंग हो सकता है, बाइंग हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, सर्विस प्रोवाइड करना हो सकता है, जो दोनों पार्टीज तय करती हैं। ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए जो शर्त इसमें रखी गई है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव मस्ट भी लॉफुल। इलीगल कामों को करने के लिए अगर आप कोई भी एग्रीमेंट करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव लॉफुल नहीं है। अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें पर्पस फ्रॉड है, किसी पार्टी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना है, उसको फिज़िकली नुकसान पहुंचाना है, उस पर हमला करना है, जो हमारे सोशल वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ है, जो मॉरल वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ है, जो रिलीजियस वैल्यू के ख़िलाफ़ है, इस तरह के जो काम होते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव तो होता है लेकिन वो लॉफुल नहीं होता। तो इस वजह से वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्जेक्टिव का होना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ क्या शब्द जोड़ दिया गया, दैट ऑब्जेक्टिव शुड बी लॉफुल। नेक्स्ट इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम जो हेडिंग के अंदर जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है पॉइंट नंबर 6। एक कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए जो नेक्स्ट कंटेंट, जो नेक्स्ट फीचर उसमें होना चाहिए, दैट इज़ फ्री कंसेंट। अब यहाँ हमने दो वर्ड यूज़ किए, फ्री कंसेंट, स्वतंत्र सहमति। फ्री कंसेंट में पहला टर्म है कंसेंट और दूसरा है फ्री। कंसेंट का मतलब है कि एक एग्रीमेंट में जो दो पार्टी शामिल हैं, दोनों की दोनों पार्टीज़ की कंसेंट होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए, अपनी मर्जी से वो उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी गलती के, तो वो कंसेंट कहलाएगी। इसका मतलब दोनों के दोनों में पर्सन्स के दिमाग में एक ही सेंस में, एक ही डायरेक्शन में यस होनी चाहिए और बिना किसी गलती के होनी चाहिए। यहाँ हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ ए बी को ऑफ़र करता है कि क्या वो उसका मकान खरीदेगा। अब ऑफ़र करने वाला पर्सन हो गया ए और एक्सेप्टेंस किसने देनी है, बी ने। अब यहाँ ए के पास दो मकान है, एक नया मकान है और एक पुराना मकान है, और ए जिस मकान को बेचने की बात कर रहा है वो पुराने मकान को बेचने की बात करता है, और बी को ये नहीं पता कि ए के पास कोई पुराना मकान भी है, उसे सिर्फ नए मकान के बारे में ही पता था, और बी यस कर देता है। अब ऑफ़र भी होगी, एक्सेप्टेंस भी होगी, कंसिडरेशन भी हो गया, सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन जब बाद में ए को ये पता चलता है कि बी ने तो नए मकान को ख़रीदने की बात की है और मैं पुराने मकान को बेचने की बात कर रहा हूँ, तो क्या पता चला कि दोनों के दिमाग में सब्जेक्ट मैटर अलग अलग था। दोनों के दिमाग में कॉन्ट्रैक्ट का जो मेन हिस्सा था उसको लेकर के सहमति नहीं थी, वो अलग अलग सोच रहे थे। उनमें जो कंसेंसस एड इनम बोला जाता है, एक ही सेंस में, एक ही डायरेक्शन में की गई सहमति नहीं थी, तो वो कंसेंट नहीं मानी जाएगी। तो एक कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए उसमें कंसेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बिना वो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। फर्दर एक कंसेंट होने के अलावा वो कंसेंट फ्री होनी चाहिए। फ्री कंसेंट पूरा चैप्टर है जो बाद में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ हम उसके मेन पॉइंट्स को ज़रूर मेंशन करेंगे। एक कंसेंट फ्री कब कहलाती है, एक कंसेंट दोनों पार्टीज़ के द्वारा दी गई फ्री कंसेंट तब कहलाएगी अगर वो जो 5 वर्ड्स हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं वो इनमें से किसी भी कारण से ना दी गई हो। 5 पॉइंट्स हैं। कॉयर्सन, पहला पॉइंट है कॉयर्सन, दूसरा है अनड्यू इन्फ्लुएंस, तीसरा है फ्रॉड, फिर इसके बाद होता है मिसरिप्रेजेंटेशन और एक है मिस्टेक। कॉयर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। अगर कोई भी कंसेंट इन पांचों में से किसी की भी वजह से दे दी गई है तो वो कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं होगी। कॉयर्सन का सीधा सा मतलब है, हम यहाँ डिटेल में नहीं जाएंगे। कॉयर्सन का मतलब है किसी पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन को डरा धमका करके उस काम को करने के लिए यस करवा लेना। तो इसका मतलब हम उसके द्वारा कंसेंट तो ले रहे हैं लेकिन उसकी कंसेंट फ्री नहीं है। डरा धमका करके ली गई कंसेंट कॉयर्सन में आ जाएगी और वो फ्री कंसेंट नहीं होगी, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब हमारे एक पार्टी के साथ रिलेशनशिप है, हम उस रिलेशनशिप का अनुचित तरीके से, गलत तरीके से फ़ायदा उठाते हैं, उसको किसी काम के लिए हाँ करवा लेते हैं, तो वो अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से दी गई कंसेंट होगी और वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। फ्रॉड का मतलब झूठ बोलना, इंटेंशनली किसी प्रोडक्ट के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन देना और हम
हम जानते हैं कि हम गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और दूसरी पार्टी से हम हाँ करवाने के लिए अगर झूठ बोल रहे हैं तो वो फ्रॉड कहलाएगा, वहाँ वो कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं होगी। इसी तरह से मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब कि हम कोई बात दूसरे पर्सन को बता रहे हैं, वो गलत है, उसके कंटेंट गलत हैं, लेकिन हम जानबूझकर झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम गलती से वो इन्फॉर्मेशन उसके सामने गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, तो भी वो कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं होगी। मिस्टेक का मतलब हम जो सोच रहे हैं, दूसरी पार्टी जो सोच रही है, दोनों के दिमाग में चीज़ें अलग अलग हैं। जैसे अभी हमने मकान का एग्जांपल डिस्कस किया, तो वहाँ कंसेंट तो दे दी गई, लेकिन दैट कंसेंट हैज़ बीन गिवन बाय मिस्टेक, तो वहाँ वो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। तो एक कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए फ्री कंसेंट का होना ज़रूरी है। फ्री कंसेंट का मतलब वो कॉयर्सन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक की वजह से ना दी गई हो, तो एक कंसेंट फ्री कंसेंट मानी जाएगी। ये हमारा फीचर है फ्री कंसेंट। इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है वो है पॉइंट नंबर 7, जो है एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड। एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड का मतलब है ठहराव स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ना किए गए हों। यही पॉइंट हम बाद में पूरे का पूरा एक चैप्टर के रूप में डिस्कस करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अलग अलग हिस्सों में ये भी बताया गया कि कौन कौन से एग्रीमेंट वॉइड हैं, वो लॉ से एनफोर्स करवाए ही नहीं जा सकते, उनका कोई लीगल इफेक्ट ना तो है, ना होगा, ना होने की कोई संभावना होती है, तो वो सारे के सारे एग्रीमेंट वॉइड होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट बनते ही नहीं हैं। जब हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट इन पूरी की पूरी लिस्ट में से नहीं होना चाहिए, जो हमने कहा कि लॉ के द्वारा स्पेसिफिकली वॉइड डिक्लेयर की गई है। ये सारी की सारी लिस्ट उस चैप्टर में आएगी, लेकिन इनमें से हम कुछ एग्जांपल दे सकते हैं। अगर एक माइनर के द्वारा किया गया एग्रीमेंट है, एक अनसाउंड माइंड वाले पर्सन के द्वारा किया गया एग्रीमेंट है, एक डिस्क्वालीफाइड पर्सन के द्वारा किया गया एग्रीमेंट है, या इसके अलावा इलीगल कामों को करने के लिए किया गया एग्रीमेंट है, ऐसे एग्रीमेंट जो कॉयर्सन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक की वजह से किया गया है, तो वो क्या होगा, वो लॉ के द्वारा स्पेसिफिकली वॉइड डिक्लेयर किया गया है। ऐसा एग्रीमेंट, इसके अलावा कुछ एग्जांपल हैं कि जिसमें कंसिडरेशन अनलॉफुल है, जिसका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल होता है, किसी को मैरिज करने से रोकने के लिए किया गया एग्रीमेंट, किसी को लीगल बिजनेस के करने से रोकने के लिए किया गया एग्रीमेंट, या किसी के कानूनी अधिकारों को रोकने के लिए किया गया एग्रीमेंट। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो स्पेसिफिकली डिक्लेयर्ड वॉइड की कैटेगरी में आते हैं। तो कोई भी एग्रीमेंट अगर इस लिस्ट में से है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीमेंट रह जाएगा। इसलिए नेक्स्ट ये जो हमारा फीचर है कि एग्रीमेंट उस लिस्ट में से नहीं होना चाहिए जो वॉइड कैटेगरी वाली लिस्ट है। इसके बाद जो पॉइंट नंबर 8 है वो है एग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग। एग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड। एग्रीमेंट का मतलब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। एग्रीमेंट बनती है, एक एग्रीमेंट जब हम करते हैं तो वो ओरल मौखिक रूप से किया गया है तो भी वैलिड है, अगर वो इन राइटिंग किया गया है तो भी वैलिड है। वो ओरल भी हो सकता है, वो राइटिंग भी हो सकता है, दोनों ही सिचुएशन में अगर वो सारे फीचर्स को सेटिस्फाई करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, नहीं तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। लेकिन कुछ एग्रीमेंट ऐसे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में तब कन्वर्ट होंगे जब वो इन राइटिंग किए जाएंगे और बाकायदा कोर्ट के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से जो प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी जिसे कहा जाता है वो पूरी करने के बाद उसको रजिस्टर्ड करवाया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें कि अगर हम पेमेंट्स की बात, अगर हम सपोज प्रॉपर्टी को बेचने की बात करते हैं या इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, तो वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, वो इन राइटिंग होने चाहिए। बिजनेस में मैक्सिमम जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो बड़ी अमाउंट्स के होते हैं वो राइटिंग में ही होते हैं, तो वो राइटिंग में होंगे तो वो वैलिड बनेंगे, नहीं तो वैलिड नहीं बनेंगे। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का हम छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आप प्रॉपर्टी को खरीदने और बेचने की बात करते हैं तो उसका एग्रीमेंट इन राइटिंग होना चाहिए। एट द सेम टाइम वो बाकायदा कोर्ट में रजिस्टर्ड भी करवाया जाना चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, नहीं तो वैलिड नहीं होगा। तो कुछ एग्रीमेंट जो स्पेसिफिकली मेंशन किए गए हैं कि वो राइटिंग में ही होने चाहिए और उनकी रजिस्टर्ड एक होने की फॉर्मेलिटी आपको पूरी करवानी ज़रूरी होती है, वो आप करवाएंगे तो वो वैलिड बनेगा, नहीं तो वैलिड नहीं बनेगा। लेकिन ये रूल सभी सिचुएशन में अप्लाई नहीं होता है, ये उन सिचुएशन में अप्लाई होता है जहां आपको ये बताया गया कि वो इन राइटिंग हो और उसको रजिस्टर्ड करवाया जाए। फिर इसके बाद इस चैप्टर का जो नेक्स्ट हिस्सा इस पॉइंट का है जो इसे सप्लीमेंट करता है वो है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस।
एक कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए उसमें जो नेक्स्ट फीचर होना चाहिए वो है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब दोनों पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही हैं और जो वो प्रॉमिस कर रही हैं, जो उन्होंने कहा है कि हम ये काम करेंगे, दूसरी पार्टी भी उसके बदले में हाँ कर देती है, दोनों के दोनों प्रॉमिसेस पूरे किए जाने के योग्य होने चाहिए। अगर किसी इम्पॉसिबल काम को करने के लिए आप कोई एग्रीमेंट करते हैं तो वो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि बड़ा सिंपल सा रूल है, इम्पॉसिबल रिमेन्स इम्पॉसिबल इवन इन द आइज़ ऑफ लॉ। आप मरे हुए आदमी को ज़िंदा करने की बात करते हैं, जादू टोने की अगर आप बात करते हैं, खजाना ढूंढने की बात करते हैं, आसमान से चांद तारे तोड़ने की बात करते हैं, तो ये जो चीज़ें हैं ये प्रॉमिसेस तो हैं, ऑफ़र भी है, एक्सेप्टेंस भी है, एग्रीमेंट्स भी है, लेकिन उन्हें वास्तव में पूरा किया जाना कभी भी पॉसिबल नहीं होता। तो जो एग्रीमेंट आप कर रहे हैं उनमें जो प्रॉमिसेस आप करते हैं वो पूरा किए जाने के योग्य होने चाहिए, वो पूरे हो सकते हों, उनका पूरा होने की संभावना हो, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, नहीं तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स मिल करके एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाते हैं, लॉफुल बनाते हैं, लीगल बनाते हैं, लॉ से एनफोर्सेबल बनाते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक फीचर मिसिंग है, कोई भी एक शर्त पूरी नहीं होती है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड यानी कि लीगल नहीं होगा, लॉ से इन्फोर्सेबल नहीं होगा, हम दूसरी पार्टी के अगेंस्ट कानूनी कार्यवाही नहीं कर पाएंगे और वो सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा, एग्रीमेंट वाली स्टेज पर रुक करके रह जाएगा। इसीलिए भी ये कहा जाता है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो ये था हमारा पॉइंट जिसको हम डिस्कस कर रहे थे कि एक कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए उसमें कौन कौन से फीचर्स का होना ज़रूरी है। इसी के साथ जुड़ा हुआ अब एक और बड़ा सिंपल सा पॉइंट है जो अब तक आप समझ चुके होंगे कि एग्रीमेंट अलग चीज़ है, कॉन्ट्रैक्ट अलग चीज़ है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में से एग्रीमेंट को निकाला जाना लगभग इम्पॉसिबल है। तो इसके अगले हिस्से में जो हमने पॉइंट डिस्कस करना है वो है कि डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। हेडिंग है हमारा डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। ठहराव और अनुबंध में क्या अंतर होता है, हम यहाँ पॉइंट वाइज जिसके बेस पर हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उसको हम यहाँ एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे अगर हम पहला डिफरेंस का बेस लें तो वो क्या है, सेक्शन। एग्रीमेंट को सेक्शन 2E में डिफ़ाइन किया गया है और कॉन्ट्रैक्ट को हम समझ चुके हैं 2H में डिफ़ाइन किया गया है। नेक्स्ट फीचर है ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन। एग्रीमेंट की डेफिनेशन है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट, और कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी, वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। फिर अगर हम अगला डिफरेंस देखें तो वह है स्कोप। स्कोप किसका वास्ट है, अंडरस्टूड है, स्कोप है एग्रीमेंट का वास्ट। एग्रीमेंट्स का वो हिस्सा जो लीगल होता है, जो लॉ से इन्फोर्सेबल होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। तो स्कोप एग्रीमेंट का ज़्यादा है, उनमें से सेलेक्टिव हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट बनता है, जो अभी हमने डिस्कस किया। बेस, एग्रीमेंट का बेस क्या है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ये बनता है एग्रीमेंट, और कॉन्ट्रैक्ट का बेस है एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी एंड सम अदर कंडीशंस। फिर अगर हम बात करें नेचर की, एग्रीमेंट किसी भी तरह का हो सकता है, वो लीगल भी हो सकता है, वो इलीगल भी हो सकता है, लेकिन जब हम कॉन्ट्रैक्ट की नेचर की बात करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ लीगल ही हो सकता है। एग्रीमेंट का और कॉन्ट्रैक्ट का जो नेक्स्ट डिफरेंस का बेस, जो उनमें डिफरेंस का नेक्स्ट बेस है वो है इफ़ेक्ट। इफ़ेक्ट, एग्रीमेंट का लीगल इफ़ेक्ट हो भी सकता है और वो नहीं भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन सो मैनी सर्कमस्टांसेस। कॉन्ट्रैक्ट बनता ही तब है अगर उसमें उसका कोई लीगल इफेक्ट है। तो ये था हमारा जो पॉइंट जिसको हम डिस्कस करते, डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। इस चैप्टर के इस पार्ट में हम इतना ही करेंगे, इसके अगले पार्ट में हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। थैंक यू।